जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों आप निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज ये हमारी खेल चैप्टर की दोस्तों अंतिम क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हालांकि दोस्तों आप लोगों की कल की जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो लेकिन जो क्लास है वो आपकी कल की क्लास वो आज हो रही है। तो आपको बता दें ये दोस्तों हमारी खेल चैप्टर की दोस्तों अंतिम क्लास है और इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम दोस्तों साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं तो साइंस में हम दोस्तों सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी और आपकी दोस्तों येलो बुक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये खेल जो हमारा चैप्टर है ये अंतिम चैप्टर है दोस्तों। आज ये अंतिम क्लास है खेल की और कल से दोस्तों इसकी क्लास में आप लोगों को साइंस की दोस्तों क्लासें देखने को मिलेंगी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रात 8 बजे दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान पर दोस्तों लाइव क्लास होती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आज अंतिम क्लास है। आज आप लोगों को अंतिम क्लास में हमेशा बताता हूं कि अंतिम क्लास बहुत खास रहती है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि दोस्तों आप अपने बेहतरीन शानदार नोट्स बना सकें और उनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने दोस्तों खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की कौन कौन से शब्द हैं जो किस किस खेल में बोले जाते हैं और दोस्तों आपके विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में और आप लोगों के खेल परिसर के बारे में कि कौन सा खेल किस स्थान पर खेला जाता है और आपको विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बताया था। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं बुक को। तो आज हम दोस्तों पहुंच चुके हैं ओलंपिक खेल पर। तो आज हम दोस्तों ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानेंगे और खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। तो एक बार सभी पर दो जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों, लेट मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आप कोई भी पार्ट यदि आपका मिस हो गया तो दोस्तों आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो, लेकिन आप कोशिश यही करें कि चलती हुई लाइव क्लास में दोस्तों आप हमेशा क्लास लिया करें। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ओलंपिक खेल। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें। तो दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ पर दोस्तों ये सर्वप्रथम खेला गया था और ओलंपिक का जो जन्मदाता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। तो आप ओलंपिक से हम बनाएंगे दोस्तों ओलंपिया शहर। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, ओलंपिक कहाँ से शुरुआत हुआ, ओलंपिया से, और ओलंपिया शहर कहाँ पे है दोस्तों, आपका यूनान में है। सीधी सी बात है, बिल्कुल ईजी पॉइंट है दोस्तों। प्राचीन खेल ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई, यूनान के शहर ओलंपिया से। 776 ईसा पूर्व में खेले गए पहली बार यह खेल दोस्तों ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गए। दोस्तों जब यह दोस्तों 776 ईसा पूर्व में दोस्तों जब पहली बार खेला गया तो यह दोस्तों ये ग्रीक देवता है, वो ज्यूस के ग्रीक देवता हैं ज्यूस, जिनका नाम है ज्यूस, उन्हीं के सम्मान में दोस्तों यह पहला ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर में खेला गया। उसके बाद दोस्तों रोम आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, इटली में। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। इसके बाद यानी कि दोस्तों यह 394 ईस्वी में ये ओलंपिक खेल दोस्तों बंद कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों रोम के राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने आदेश दिया कि 394 ईस्वी से यह आपका खेल का आयोजन बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का फिर से प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, 1896 ईस्वी से। 1896 ईस्वी से फ्रांस के पियरे डी कॉवर्डेन, नाम तो सुना ही होगा, पियरे डी कॉवर्डेन ने प्रयासों से यूनान के फिर एथेंस शहर से शुरू हुआ दोस्तों, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में होता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन, इस 4 वर्ष को भूल मत जाइएगा कि हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल बाद होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल खेला जाता है। समझ रहे हो। तो याद रखिएगा कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का प्रारंभ 1896 ईस्वी में पियरे डी गोवर्डन के प्रयासों के यूनान के एथेंस शहर से हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना आपकी 1894 ईस्वी में
हुई थी। कहाँ पर? सखोन नामक स्थान पर हुई थी, जिसका मुख्यालय लोसानी स्विट्जरलैंड में है। इसका एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य होते हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के थ्रू देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सखोन नामक स्थान पर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने स्विट्जरलैंड में। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने अध्यक्ष व कितने उपाध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि टोटल 7 अन्य सदस्य, 3 उपाध्यक्ष और 1, यानी टोटल कुल 11 लोग होते हैं। कितने लोग? 11 लोग होते हैं। क्लियर? अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि दोस्तों यह बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। ये लो बुक, आप कोई भी एग्जाम दोस्तों इस बुक से क्रैक कर सकते हो। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पुस्तक को किस हिसाब से पढ़ा है, केवल रट्टा मारा है कि उसको समझ के पढ़ा है। याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, जरूर परचेज कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के हैं। थॉमस बाच जो है वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है, थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला है ओलंपिक ध्वज। तो ओलंपिक ध्वज तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार के छल्ले बने होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के। देखा है? देखा होगा सभी लोग। ये जो छल्ला होता है ना, ये दोस्तों ओलंपिक का प्रतीक होता है। जो कि जो 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, ये पांचों छल्ले हैं, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे ओलंपिक ध्वज। ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1920 में दोस्तों इस ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया और एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था दोस्तों। जब यह दोस्तों 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। और ध्वज के मध्य में 5 चक्र दोस्तों एक दूसरे से मिलते हुए दर्शाए गए इस प्रकार से। पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला, 5वां ये मिला। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों 5 जो छल्ले हैं वो दोस्तों एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, जो कि विश्व के कितने 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं दोस्तों। और हर एक सर्कल का दोस्तों रंग भी अलग अलग है। एक का रंग होता है नीला, पीला, काला और हरा और लाल। ये पांचों सर्किल और पांचों रंग ये आपके दोस्तों हर एक 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नीला जो सर्कल है वो दोस्तों यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला सर्कल आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला सर्कल आपका अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा सर्कल आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है और लाल सर्कल आपका उत्तर व दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। ये दोस्तों पांचों महाद्वीपों को दर्शाता है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है। अचानक से पूछ देगा कि हरा ओलंपिक का हरा चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है, ऐसे ही पूछ देता है। ओलंपिक का पीला चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में ये सभी दोस्तों पांचों महाद्वीप और पांचों दोस्तों रंग भी याद रखना कौन कौन से होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो यानी कि पांचों रंग और पांचों महाद्वीपों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं सभी प्यारे दोस्त फटाफट। तो इसी बारे में अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, मशाल का सबसे पहला प्रयोग 1928 के एम्स्टर्डम, जो कि आपका नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर ओलंपिक में किया गया था। मशाल का जो जलती हुई मशाल होती है ना, मशाल का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों आपका 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में किया गया। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलवान का चयन होता है। दोस्तों ओलंपिक खेल खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सबसे तेज होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे ताकतवर लोगों का ही दोस्तों ओलंपिक में चयन होता है। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल 1920 से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये आपके किस में हुई थी? एंटवर्प ओलंपिक खेल में 1920 से दोस्तों ये ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। कहाँ से? मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर की शुरुआत होती है वो कब हुई थी? 1968 में। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है और बाकी टीम दोस्तों बीच में होती हैं। जो मेजबान, जिस देश को जो मेजबानी करता है उस देश की टीम दोस्तों सबसे पीछे होती है और बाकी की टीम बीच में होती हैं। और मार्च पास्ट में यूनान की टीम दोस्तों कब थी? सबसे पहले थी। अगला है आपका, ओलंपिक खेलों पर 1972 में म्यूनिक में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था दोस्तों।
कब किया था? 1972 में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूनिख में आतंकवादियों ने हमला, ओलंपिक खेलों पर म्यूनिख में आतंकवादियों ने हमला कब किया था? तो याद रखिएगा 1972 में। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर पूछ देता है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स का नाम तो सुना ही होगा, जिनको दोस्तों गोल्डन शार्क के नाम से भी दिया जाता है। ये देखिए गोल्डन शार्क दिया भी गया है दोस्तों। गोल्डन शार्क के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है, माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स का उपनाम भी है गोल्डन शार्क। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन शार्क कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स को दोस्तों 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने दोस्तों? 8 स्वर्ण पदक जीते थे। और अब तक वो दोस्तों 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य सहित दोस्तों कुल 28 पदक जीत चुके हैं माइकल फेल्प्स, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं। क्लियर। अगला है, टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो टीवी पर यदि पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में हुआ था। इटली के ओलंपिक खेलों में हुआ था 1960 में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिसने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1900 के ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड था, जो कि एक एंग्लो इंडियन भारतीय था जिसने ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। अगला है, भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। कब? 1920 में। और महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ना जाने कितनी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि महिलाओं की ओलंपिक खेलों में शुरुआत कब से हुई। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है दोस्तों। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी या शुरुआत कब से हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए सन 1900 से। 1900 ईस्वी से महिलाओं की ओलंपिक खेलों में शुरुआत की गई। क्लियर। अगला है आपका, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, तो वो है आपकी लरीना लाबिनीना है। कौन है दोस्तों? लरीना लाबिनीना। लरीना लाबिनीना जो है, ये ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे नए क्वेश्चन दोस्तों आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आज अंतिम क्लास है दोस्तों, और अंतिम क्लास में हमेशा हम दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है मैरी लीला रो। आप लोगों ने दोस्तों विश्व में प्रथम महिला के बारे में भी आपको पढ़ाया था, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन बताया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैरी लीला राव। अब तक का सबसे अधिक बार लंदन में 3 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि अब तक सभी सबसे अधिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लंदन में। यह भी पूछ सकता है कितनी बार हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 3 बार लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1924 में की गई थी। और सर जे टाटा इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? जे टाटा इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, आप लोग जब तक दोस्तों आप अपने आपस से खुद से दोस्तों जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक दोस्तों हमें कोई चीज़ हमें दोस्तों समझ नहीं आती है। हम लोग करते क्या है दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कैंडिडेटों की बात कर रहा हूँ। वीडियो तो देखते हैं बट नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बनाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना आप वीडियो को देखना ज़रूरी समझते हो। वीडियो के साथ में दोस्तों आपका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ दोस्तों वीडियो से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो से हमेशा के लिए दोस्तों याद नहीं रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, जो चीज़ हमें आती है उसको नोट नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमें ऑलरेडी पहले से आती है उसको हम दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करते हैं, ताकि दोस्तों हम उसका समय समय पर रिवीजन कर सकें। इसीलिए तो दोस्तों नोट्स बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग नोट्स बनाने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहें। और जो भी कैंडिडेट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों यदि आप शुरू से कंप्लीट यदि आप हमारी क्लासों को देखते हो ना, तो आपको दोस्तों जीके और जीएस में कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आप हमारी क्लासों को रोजाना देखते हो, यदि आप डेली शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी क्लासों को देखते हो, तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। समझ रहे हो? तो हमेशा दोस्तों आप अपनी क्लास को जब भी देखा करें, हमेशा कंसंट्रेट होकर और अपने नोट्स जरूर बनाया करें। नोट्स बनाने से हमें वो चीज़ हमेशा याद हो जाती है जो चीज़ हम अपने हाथों से लिखते हैं। हमेशा जो चीज़ अपने हाथ से जब लिखोगे ना बोल बोल कर, तो वो चीज़ आप हमेशा लंबे समय तक याद रख पाओगे। और ट्रिक की बात करें तो ट्रिक मुझे जहाँ पर लगेगी आप लोगों को ट्रिक बतानी चाहिए, ट्रिक की स्पेशल वीडियोस भी आ जाएंगी आपके पास। अब मैं आप लोगों के लिए ट्रिक की स्पेशल वीडियोस भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। विभिन्न भिन्न जीके जीएस में, जहाँ पे आप लोगों की जो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट्स होते हैं, उनको दोस्तों वहाँ से टॉपिक्स उठाएंगे और वहाँ से आपको ट्रिक बता देंगे। बस आपको उतना ही पढ़ लेना है।
ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक की वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी डे बाय डे कोशिश करेंगे कि मिलती रहें। 1 या 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी और आप लोगों की साइंस भी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप लोग चिंता ना करें। बस आप कंटिन्यू आप लोग जो है ना अपनी क्लास को देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। और आप लोगों की दोस्तों स्टैटिक जीके की क्लास दोस्तों काफ़ी देर से नहीं हो पा रही है, वो भी दोस्तों आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। स्टैटिक जीके और साइंस दोस्तों अब आपके लोगों की कंटिन्यू होती रहेंगी। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, 1916 में ओलंपिक खेल जर्मन के बर्लिन में होने थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण दोस्तों यह स्थगित कर दिए गए थे। कब? 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण दोस्तों जो ओलंपिक खेल जर्मनी के बर्लिन में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका 1940 के ओलंपिक खेल टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान, राजधानी है उसकी। तो 1944 में लंदन ब्रिटेन में होने थे, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के कारण ये भी दोस्तों 1940 में स्थगित हो गया। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया। 32वें ओलंपिक खेल में 2020 में टोक्यो जापान में होंगे। होंगे क्या दोस्तों? ये हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये पहली बुक है, तो यानी कि 2020 में टोक्यो जापान में हुए थे। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल। तो ओलंपिक खेल में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, वो हम बेहद सरल और आसान तरीके से दोस्तों हम कवर कर चुके हैं, और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वो पॉइंट्स भी समझ में आ चुके होंगे। कोई भी पॉइंट मिस कर गया हो तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ओलंपिक के बाद दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा राष्ट्रमंडल खेल का दी जाती है, और इन खेलों का आयोजन दोस्तों प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है। जब आपके 2 ओलंपिक खेल हो जाते हैं उनके मध्य में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में हो जाता है राष्ट्रमंडल खेल, तो आपका ओलंपिक वर्ष तो कहा ही जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हैमिल्टन आपका कनाडा में पड़ता है, वहाँ से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। अगला है भारत ने सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। दोस्तों एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले भाग कब लिया था? तो 1934 के लंदन खेल में। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे नहीं, हो चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में कब हुए थे? तो 2022 में। तो ये थे दोस्तों आपके राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल में दोस्तों बस इतने ही पॉइंट्स है, बस आप इनको ही दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इतने ही पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों एशियाई खेल। इनका प्रारंभ दोस्तों 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसको दोस्तों चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। और 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगजू में हुए थे। कहाँ हुए थे? चीन के हांगजू शहर में हुए थे 2022 में। अगला है क्रिकेट। बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश को माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। और पहला टेस्ट मैच दोस्तों 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य हुआ था, और कहाँ पे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको खेला गया था। क्लियर? पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य में मेलबर्न 1971 में खेला गया था। ये दोस्तों पहला वनडे मैच था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था 1971 में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, आईसीसी का नाम तो सुना होगा ना, आईसीसी, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दोस्तों एग्जामिनर पूछता है कि आईसीसी, इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, और इसका दोस्तों पहले नाम था, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका नाम दोस्तों 1956 में बदल दिया गया। और दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो इसका मुख्यालय दुबई में है। पहले दोस्तों लॉर्ड्स में था, पहले इसका मुख्यालय लॉर्ड्स में था, लेकिन अब वर्तमान में आपका दुबई में है। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, और वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीता था। यह दोस्तों क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीता था। अगला है पहला 2020 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान हराकर जीता था। दोस्तों पहला जो 2020 विश्व कप 2007 में हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर जीत लिया था। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। कब खेला था? एग्जामिनर पूछता है कि भारत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ कब खेला था? तो 1932 में। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया, तथा 2023 का आगामी विश्व कप दोस्तों भारत में खेला जाएगा। 2023 का आगामी विश्व कप कब खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। पहले दिन व रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया था। अगला है हॉकी। हॉकी का जन्मदाता भी दोस्तों कौन सा देश है? इंग्लैंड ही है।
हॉकी मैच की दोस्तों अवधि कितनी मिनट होती है? 70 मिनट। एग्जामिनर पूछता है कि हॉकी की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक दोस्तों 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया। 8 बार दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। पहला पदक भारत ने 1928 में जीता था और भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था हॉकी में। वॉलीबॉल इसका जन्मदाता अमेरिका है और वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। और किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये सब पे चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से पिछली क्लास में ही कर चुके हैं। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर देखिएगा। अगला है और आज का दोस्तों हमारा अंतिम अंतिम दोस्तों हम पॉइंट की ओर चल रहे हैं। अगला है दोस्तों फुटबॉल। इसका जन्म भी दोस्तों इंग्लैंड से हुआ था फुटबॉल का। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन भारत के फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अगला है पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब। लॉर्ड डलहौजी क्लब था। इस खेल की अवधि दोस्तों 90 मिनट होती है। कितनी होती है दोस्तों? फुटबॉल की दोस्तों जो अवधि होती है वो दोस्तों 90 मिनट की होती है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था दोस्तों फीफा है। फीफा वर्ल्ड कप जो समझ जाइएगा कि आपका फुटबॉल से संबंधित है, जिसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फुटबॉल का पहला विश्व कप दोस्तों उरुग्वे में 1930 में, और इसको उरुग्वे ने ही जीता था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? यह 1930 उरुग्वे में हुआ था। इसको उरुग्वे ने इसको जीता था। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील की जीतने में सफलता प्राप्त की दोस्तों। जो ब्राजील देश है वो दोस्तों फुटबॉल को दोस्तों बहुत बार दोस्तों इसने फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया है दोस्तों। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता है, सबसे ज़्यादा बार। अगला है दोस्तों 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था और 2022 का कतर में हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। 2022 का कब हुआ था? कतर में हुआ था। अगला है टेबल टेनिस। इस खेल का जन्मदाता भी दोस्तों इंग्लैंड ही है और इसकी लंबाई दोस्तों टेबल टेनिस जहाँ पे खेलते हैं इसकी लंबाई 2.74 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई दोस्तों 1.52 मीटर होती है टेबल टेनिस खेलने के लिए। बास्केटबॉल इसका भी दोस्तों खेल का जन्मदाता अमेरिका है और इस खेल में प्रत्येक टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन इस खेल का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड है और लंबाई 44 फीट होती है, चौड़ाई दोस्तों 20 फीट होती है। यानी दोस्तों अधिकतम जो खेलों के दोस्तों जो जन्मदाता देश हैं वो आपका इंग्लैंड ही है। टेनिस अगला आ गया आपका टेनिस। इस खेल का जन्मदाता भी दोस्तों कौन है दोस्तों? इंग्लैंड है और टेनिस की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1913 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिका ओपन। अगला है दोस्तों फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दोस्तों ये लाल बजरी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है? लाल बजरी पर खेला जाता है। और विंबलडन दोस्तों ये आपका हरी घास पर खेला जाता है। कब खेला जाता है दोस्तों? हरी घास पर खेला जाता है, याद रखिएगा आपको। पोलो पोलो आप जानते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो जन्म फारस ईरान से हुआ था, या परंतु कुछ लोगों को मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का क्या एक्सेप्शन अपवाद है कि कुछ लोग दोस्तों फारस ईरान मानते हैं तो कुछ लोग भारत के मणिपुर शहर मानते हैं। शतरंज यह दोस्तों खेल भारत की देन है। शतरंज इस खेल की सर्वोच्च संस्था दोस्तों फीडा होती है, FIDA। शतरंज में दोस्तों 64 वर्ग बने होते हैं। जो शतरंज आपने देखा ब्लैक और वाइट के दोस्तों जो वर्ग बने होते हैं उनको दोस्तों की संख्या कितनी होती है? 64 वर्ग बने होते हैं। अगला दोस्तों आपका गोल्फ। गोल्फ दोस्तों आधुनिक खेल का सबसे पहला शुरुआत जो है स्कॉटलैंड में हुई थी दोस्तों, आधुनिक गोल्फ खेलने की सबसे पहले। बेसबॉल इस खेल का जन्मदाता दोस्तों अमेरिका है और मैराथन दौड़ इसकी दूरी दोस्तों आपकी 26 मील 385 गज या 42.195 दोस्तों किलोमीटर होती है। यानी कि लगभग 42 किलोमीटर की दोस्तों मैराथन दौड़ होती है और हाफ मैराथन दोस्तों आपकी 21 किलोमीटर की होती है। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आपके खेलों से संबंधित कुछ आपके बातें जो कि हमने दोस्तों बेहद सरल और आसान तरीके से कवर की है। अब बात करते हैं दोस्तों खेलों से संबंधित पुरस्कार की। खेलों के संबंध में कौन कौन से दोस्तों पुरस्कार दिए जाते हैं? दोस्तों सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों कौन सा दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसे दोस्तों 1991 से 92 में आरंभ किया गया था तथा सबसे पहले दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं, इनकी इनाम राशि दोस्तों 7.5 लाख रुपए है दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो 7.5 लाख रुपए। और ये 1991-92 में यह आरंभ किया गया था। इसको सबसे पहले विश्वनाथ आनंद शतरंज प्लेयर को दोस्तों यह खिताब दोस्तों मिला था और 7.5 लाख रुपए।
अगला है आपका अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार दोस्तों जो होता है वो किसे दिया जाता है, यह दोस्तों 1961 में दोस्तों इसका आरंभ किया गया था। इसकी दोस्तों इनाम राशि 5 लाख रुपए है और इसका नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इस अर्जुन पुरस्कार को देने में लगभग 3 साल का दोस्तों प्रदर्शन देखा जाता है। 3 साल में आप लोगों को आपने कैसा प्रदर्शन किया, उस हिसाब से दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है और इसकी इनाम राशि 5 लाख रुपए है। अगला है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कैसे दिया जाता है, खेलों में खिलाड़ियों के कोचों को, जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसे दोस्तों 1985 से दोस्तों आरंभ किया गया था, जिसकी इनाम राशि दोस्तों कितनी है, 5 लाख रुपए है। कितनी है दोस्तों, 5 लाख रुपए है और द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, क्योंकि द्रोणाचार्य दोस्तों किसके से जो शिष्य थे वो अर्जुन और नकुल, सहदेव, ये महाभारत तो आप लोगों ने देखी ना, पांचों पांडवों के पुत्र जो थे और 100 कौरव थे, उनके दोस्तों जो शिष्य उनके जो गुरु थे कौन थे, द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य की दोस्तों प्रतिमा दी जाती है। द्रोणाचार्य यानी कि गुरु होते हैं, यानी कि जो हमारा खिलाड़ी, जब से आपके खिलाड़ी आपके जो कोच होंगे वो आपके एक तरीके से गुरु ही हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेलों में कोचों को दिया जाता है और इसकी इनाम राशि दोस्तों 5 लाख रुपए है और इसको 1985 से दोस्तों प्रारंभ किया गया था। यह केवल खेल प्रशिक्षकों के कोचों को ही दिया जाता है, जिनमें से दोस्तों इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ इनाम राशि 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की दोस्तों प्रतिमा दी जाती है। क्लियर। तो ये थे दोस्तों हमारा खेल चैप्टर, जो कि पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। खेलों से संबंधित पुरस्कार हमने कवर कर लिए। ये दोस्तों आपको देखिएगा, आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। केवल आपका दोस्तों साइंस बचा है, जो कि आपकी दोस्तों ये ओल्ड एडिशन थी, लेकिन जो आपकी साइंस एडिशन आई है दोस्तों नई पुस्तक, उसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस की चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी दोस्तों आपकी येलो बुक की न्यू एडिशन प्लस साइंस जिसमें ऐड है, वो वाली दोस्तों हम बुक आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। केवल इसमें दोस्तों आपका साइंस बचा है। हालांकि जो आपकी कंप्यूटर भी है, काफ़ी लोगों की दोस्तों कमेंट्स आई थी कि सर साइंस और कंप्यूटर भी दोस्तों करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर का पीडीएफ मेरे पास नहीं है। यदि मेरे पास पीडीएफ होता तो मैं आपको साइंस और कंप्यूटर की भी दोस्तों कंप्लीट करवा देता। लेकिन यदि आप लोगों में से किसी के पास भी दोस्तों यदि येलो बुक की साइंस प्लस कंप्यूटर, उसका यदि आप लोगों के पास यदि पीडीएफ है, तो आप हमें टेलीग्राम पर दोस्तों दे सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों उस पीडीएफ को डाल सकते हो, तो मैं आपका कंप्यूटर भी करा दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो है कंप्यूटर का पीडीएफ नहीं है, तो मैं आप लोगों को विविध तो कंप्लीट हो ही गया है, खेल भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका केवल साइंस। तो मैं आप लोगों का साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर दोस्तों आप लोगों के कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग चिंता ना करें। तो आप लोगों की दोस्तों अगली जो क्लास होगी वो नए सेशन में स्टार्ट होगी, जो कि आपका साइंस सबसे अलग दोस्तों चैप्टर होगा। और साइंस हम दोस्तों बेहतर, सरल और आसान तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे और उनके नोट्स भी बनाएंगे। साइंस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में दोस्तों आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें दोस्तों साइंस का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अब आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा था, उन लोगों की दोस्तों एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें आपकी 25 नंबर की दोस्तों साइंस आती है। यदि आप उसमें बहुत ही शानदार स्कोर करना चाहते हो तो आप साइंस की क्लास दोस्तों डेली फुल कंप्लीट दोस्तों क्लासेस देखिएगा। तो आप लोगों के लिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे दोस्तों साइंस। अब साइंस में कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अब कैसा फील कर रहे हैं जो कि आप लोगों की साइंस स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों में दोस्तों खुशी तो होगी ही, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी महीनों से दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि सर आप साइंस स्टार्ट कर दीजिए, साइंस स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों का वो समय आ गया है कि आप लोगों की दोस्तों साइंस स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों के लिए साइंस स्टार्ट होने वाली है, तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। अब आप लोग वादा कीजिए मुझसे कि कल की क्लास जो होगी बहुत ही शानदार होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास में जोड़ेंगे। तो एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों को बताइएगा कि टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर आप लोगों की डेली लाइव रात 8 बजे येलो बुक का दोस्तों संपूर्ण सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में दोस्तों इसमें जुड़िएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को और ऊंचाइयों तक ले जाइएगा। इसमें और भी सदस्यों को जोड़िएगा, ताकि यह परिवार दोस्तों बहुत बड़ा परिवार हो जाए। जैसा कि दोस्तों आप लोग हमेशा हमारा सपोर्ट करते हो, ऐसे ही निरंतर अपना सपोर्ट करते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।